फिल्म बाजीराव मस्तानी ने अभिनेता रणवीर सिंह की प्रतिभा को लेकर शक की हर गुंजाइश को खत्म कर दिया है। हालांकि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई थी। इस फिल्म के सामने सुपरस्टार शाहरुख खान की दिलवाले भी रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में बाजीराव मस्तानी ने दिलवाले को कड़ी टक्कर दे दी है। जाहिर है बॉक्स ऑफिस की इस जंग में सुपरस्टार शाहरुख खान रणवीर सिंह का रास्ता रोके खड़े थे, लेकिन स्टारडम की इस चुनौती से जूझते हुए रणवीर सिंह बॉलीवुड के अगले सुपरस्टार की दावेदारी पेश करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बाजीराव मस्तानी के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए भी रणवीर सिंह को संघर्ष के एक लंबे और कटु दौर से होकर गुजरना पड़ा है, और कास्टिंग काउच की उस सुरंग से भी जिसका अक्सर नए कलाकार बॉलीवुड में शिकार बनते हैं। स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे हमारे स्कूल के मित्र, जो भी एक्टिंग करना चाहते थे। मेरा स्ट्रगलर फ्रेंड था, उसने बोला ये काम दिला रहा है लोगों को, जाके मिल ले। मैंने फ़ोन किया उन्हें, उन्होंने बोला 8 बजे आ जाओ, यहाँ मेरी जगह है, घर है अंधेरी में। मैं गया, बस जैसे ही मैंने एंटर किया ना, मुझे कुछ अजीब लग रहा था, ये जगह ठीक नहीं है। वहाँ से वो बालकनी में खड़े रह के ऐसे बुला रहे थे, मैं अंदर गया। अंदर गया, एक छोटा सा कमरा था। आप मानेंगे नहीं मैडम, उनके दीवार पे पेंटिंग बनाई हुई थी और कैसी कैसी चीज़ें लिखी हुई थी उन्होंने। पेंटिंग खुद सेल्फ पेंटिंग थी, मुझे पता है वो वेरी बैड पेंटिंग। इफ यू विल नॉट विन इफ़ यू डोंट गिव इन, ऐसे ऐसी चीज़ें दीवार पर लिखी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी इस जगह पे। अब मेरा जो ए ग्रेड पोर्टफोलियो था, मैंने थमा दिया, देख मैं दिया, और मैं जिसके भी हाथ में दिया था वो हमेशा से खोल के देखते थे, क्योंकि वाकई बहुत अट्रैक्टिव था। उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे साइड में कर दिया, तो फिर मैंने एक बत्ती जल गई मेरे जहन में कि ये अब कुछ ठीक, अगर ये पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। आगे जाके उन्होंने मुझे बोला, बेटा यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी सेक्सी। जो स्मार्ट है और जो सेक्सी है वो आगे निकल जाता है, और कल को मैं आपको ये ऑफिस में भेजूंगा काम के लिए, वो ऑफिस में भेजूंगा, और फिर आप खुद मुझे बोलोगे टेक टच। और फिर मेरे साथ नेगोशिएट करने लगा, बोला ठीक है हम कुछ करेंगे नहीं, आप सिर्फ मुझे टच करने दो। ठीक है नो टचिंग, आप सिर्फ दिखा दो मुझे। ऐसी ऐसी गंदी बातें करने लगा मुझे सामने बैठे। मैं बोला बॉस ये तो होने ही नहीं वाला है, आगे बोलो। और फिर मैं तो रिएक्ट कैसे करूं, मैं इस चिल्लाऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, रिएक्ट कैसे, मारूं इसको, क्या करूं, क्या इसको। मैं वहां से निकल गया। निकलते वक्त तो उनका रिएक्शन तो ऐसे था जैसे कि मैंने उनका दिल तोड़ दिया। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के किस्से मशहूर रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह की ये कहानी उन दिनों की है जब साल 2006 में वो फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और इसी दौरान एक बार कास्टिंग काउच का शिकार होते होते बचे थे। दरअसल रणवीर हिंदी फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, और इसी सिलसिले में बॉलीवुड के उस मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिले थे जो नए कलाकारों को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण करता था। रणवीर सिंह के संघर्ष की ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हीरो बनने की उनकी चाहत की ये कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब वो सिर्फ 8 साल के थे। जब से मैं इतना छोटा था ना, बच्चा के अभी मुझे दुनिया समझ में आने लगी थी, उस वक्त से मुझे और कुछ नहीं करना था। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टर बनना था, हिंदी फिल्म हीरो बनना था, मुझे शहंशाह बनना था, तूफान बनना था, अजूबा बनना था, लखन बनना था। मैं एज फार बैक एज आई कैन रिमेंबर, मुझे तो और कुछ मतलब मेरे दिमाग में, मेरे जहन में और कुछ था ही नहीं। वो आंटियाँ आती हैं ना अक्सर, वो आपके गाल खींच कर पूछती, बेटे आप बड़े हो के क्या बनने वाले हो। मैं तो ऐसे देखता था, आंटी ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो हीरो बनूंगा। और मैं होता था इतना सा नाटा और मोटा बच्चा, बोले तू हीरो बनेगा, वेरी गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है ये भी अच्छा है। तो मैं ये
स्क्रीन पर ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स देख के इतना एक्साइट हो जाता था। मैं बड़ा ही फिल्मी बच्चा था कि बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे तो मैं अंदर होता था और VCR पे कोई फिल्में देख रहा होता था या कैसेट पे म्यूजिक सुन रहा होता था या फिल्मी मैगजीन्स पढ़ रहा होता था। बचपन से रणवीर के दिल में हीरो बनने की चाहत हिलोरे मार रही थी, लेकिन उनके जहन में इस ख्वाब का बीज उनकी दादी ने बोया था। रणवीर ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला लाइव परफॉर्मेंस 7 साल की उम्र में एक बगीचे में दिया था। दरअसल उन दिनों अमिताभ बच्चन की फिल्म हम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और उसके एक गाने पर थिरकते हुए ही नन्हे रणवीर ने पहली बार एक बगीचे में सार्वजनिक तौर पर डांस किया था। मेरी दादी और आई थिंक सबसे पहले जिसने मुझे इनकरेज किया, सीरियसली इनकरेज किया, वो थी। कभी कभी घर में बैठ के टीवी ऑन होता था, कोई गाना चलता था, बोला उठ के चलो डांस करो। फिर वो मुझे घर पे बुलाती, सेल ब्रेड बनाती थी और बिठाती थी। सेल ब्रेड खाते खाते मुझे सारे VCRs दिखाती थी और सारी अमिताभ बच्चन की बड़ी फ़ैन हुआ करती थी, तो अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में दिखाकर मुझे कहती थी तुझे बड़ा होके ना इसके जैसे बनना है। विच ब्रिंग्स मी टू जुम्मा चुम्मा। तो ये जो पहला जो सीड था वो दादी ने मेरे हेड में प्लांट किया कि मैं बड़ा होके हीरो भी बनूं। पहला सपना ना उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं भी बड़ा होके उनके हीरो बन सकता हूँ। लेकिन हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के इस सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं था। स्कूल के दिनों में डांस, ड्रामा और स्पोर्ट्स में आगे रहने वाले रणवीर सिंह ने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद वो विज्ञापन कंपनी में कॉपी राइटिंग यानी विज्ञापन लिखने का काम करने लगे। लेकिन जब इस काम से भी उनका दिल उकता गया तो उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी पकड़ ली थी। लेकिन साल 2006 में बॉलीवुड में अपना नसीब आजमाने से पहले वो अमेरिका में एक्टिंग की पढ़ाई भी कराए थे। मुझे एडवर्टीजमेंट्स लिखने में बहुत शौक था। एक कंपटीशन किया था उन्होंने स्कूल में और प्रोडक्ट देते थे, कहते थे इसके लिए इसके आसपास एक एडवर्टीजमेंट, और वो मैं जीत गया, फर्स्ट आ गया था उसमें। तो मुझे याद है उसमें बड़ा मज़ा आया था मुझे सोच के कि इसका नाम क्या होगा, इसके लिए टैगलाइन क्या रखेंगे। तो मैंने सोचा क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ एज ए प्रोफेशन। फिर पता चला ऐसे लोग होते हैं हु प्रोफेशनली डू इट, उनका नाम होता है, उनको कॉपीराइटर कहते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है मैं कॉपीराइटर बन जाता हूँ। तो फादर के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में, तो वहाँ भेजा मैंने, इंटर्नशिप्स किए। मेरे पेरेंट्स का हमेशा दिल था कि मैं अमेरिका जाऊँ पढ़ने के लिए, ग्लोबल एक्सपोजर के लिए जाऊँ, बाहर अपने आप रहूँ, अपना सब कुछ करूँ। साल 2000 में रणवीर सिंह ने मुंबई से सीधे अमेरिका की फ्लाइट पकड़ ली थी। दरअसल वो अमेरिका में एडवर्टाइजिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। रणवीर सिंह ने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने अमेरिका में ही अपने पुराने शौक के चलते एक्टिंग क्लास में भी दाखिला ले लिया था। इस वक्त रणवीर सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल की उम्र में एज डेस्टिनी एंड फेट वुड हैव इट, सारे क्लास में थोड़ा लेट रजिस्टर कर रहा था क्लासेस के लिए, सारे सीट्स फुल हो गए थे। अब एक क्लास में एक सीट बची थी जो मुझे लेनी थी, मुझे तो लेनी थी। तो एक क्लास में एक सीट बची थी, वो थी एक्टिंग 1। तो एक्टिंग 1 बेसिक एक्टिंग फॉर नॉन मेजर्स, जिनका ये फोकस नहीं है। हाँ, तो मैं गया उस दिन पर और हमारे सर ने कहा देखो हर क्लास के पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मुझे जानना ही नहीं आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे केवल ये चाहिए कि हर स्टूडेंट ऊपर जाए क्लास के आगे और कोई ना कोई परफॉर्मेंस करे। आपको गाना गाना है गाइए, डांस करना है डांस कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो मैं गया और मुझे एक ही चीज़ बाय हार्ट आती थी उस वक़्त। 4-5 साल मैंने कोई एक्टिंग नहीं की थी, केवल हमारे जेवियर्स कॉलेज के मल्हार में मुझे बेस्ट एक्टर मिला था। सेंट एंड्रूज़ स्कूल में एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एक्टिंग थी, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर मिला। मैं जब भी ये करता था ना मुझे कोई ना कोई खिताब मिलता था। लेकिन अब 4-5 साल हो गए थे, एक्टिंग छूट गई थी, पता नहीं था। अब तो पहुंच गए थे बाई चांस बाई फ्लूक एक्टिंग क्लास में, तो क्या करें। एक ही चीज़ बाय हार्ट थी, वो दीवार वाला मोनोलॉग। उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सारे उसूलों को कौंध कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती है। अब बैठे हैं क्लास में अमेरिकन बच्चे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा है ये बंदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इमोशन था उसमें, जज्बा था। और जिस तरीके से मैंने बोला वो सब ऐसे वाह समझ में तो नहीं आया,
लेकिन कुछ तो बोला ये लड़के ने। अमेरिका में 4 साल गुजारने के बाद साल 2007 में रणवीर मुंबई लौट आए थे, लेकिन वतन वापसी के साथ ही उनके जहन में एक बार फिर फिल्मों में हीरो बनने का बचपन का वही सपना परवाज लेने लगा। लेकिन फिल्मों में ब्रेक मिलना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था। हालांकि रणवीर मुंबई के उसी बांद्रा इलाके में पले बढ़े हैं, जहां सलमान, आमिर और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार रहते हैं। बॉलीवुड में संघर्ष की उस शुरुआत में रणवीर को सबसे पहला साथ शाद अली का मिला। वही शाद अली जिन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म झूम बराबर झूम बनाई थी। जब मेरे मित्र थे शाद अली, जिन्होंने किल दिल डायरेक्ट की मेरे लिए, वो उस वक्त झूम बराबर झूम उनकी निकली थी और वो एड्स डायरेक्ट कर रहे थे। मैंने पूछा मुझे जॉब दे देगा तू, और उन्होंने मुझे एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब दिया। मैंने सोचा असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी अच्छी होगी, मैं सेट पर रोज़ जाऊंगा, एक्टरों से मिलूंगा, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूंगा, लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री में उनसे मेरी मुलाकात तो होगी, फिर पता चलेगा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं ना कहीं मिल जाए। तो 1.5 साल के लिए मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। अब मैंने सब कुछ किया, क्राउड कंट्रोल, कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन, ये सब मैं प्रॉपर असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता है। 1985 में सिंधी परिवार में जन्म लेने वाले रणवीर सिंह संघर्ष के दिनों को याद कर बताते हैं कि उनके पिता जगजीत सिंह भगनानी ने उनके सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अमेरिका में रणवीर की पढ़ाई और फिर मुंबई वापसी के बाद फिल्मों में उनके स्ट्रगल के दौरान उनके पिता को अपना मकान बेचना पड़ा। रणवीर का परिवार बड़ा मकान छोड़कर छोटे मकान में रहने लगा। यहां तक कि रणवीर के पिता ने अपनी कार तक बेच दी थी और वो बस में सफर करते थे, ताकि एक दिन उनका बेटा फिल्मों में हीरो बन सके। अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, ना एक्टिंग क्लास के लिए, ना पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन फिर भी एक जमा हुआ पोर्टफोलियो बनाया मैंने। 8 महीने उस पर काम करके बॉडी बनाई, ट्रेनर, सप्लीमेंट्स, अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, फिर भी मेरे फादर ने इकट्ठा करके जमा के करवाया। टॉप नॉच ट्रेनर, टॉप नॉच सप्लीमेंट्स, टॉप नॉच फोटोग्राफर, टॉप नॉच शूटिंग प्रोडक्शन वैल्यू, टॉप नॉच प्रिंटिंग, पोर्टफोलियो बना दी, शूट कर लिया, बॉडी बना ली, फोटोज़ खिंचाए, फोटोज़ छपाए। अब उसकी प्रिंटिंग में भी मुझे क्लास चाहिए था, क्योंकि वो जब किसी के हाथ में आए वो आम प्रिंटिंग नहीं है, उसकी प्रिंटिंग में भी क्लास क्वालिटी है। तो मैं मेरे फादर के कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, एक प्रिंटर के पास गए। प्रिंटर कहता था कि दिन भर हमारा काम चलता है, आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप 12 बजे के बाद, तो 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं बैठा हुआ करता था, प्रिंटिंग, एक पोर्टफोलियो प्रिंट कराता था। हाँ जी, और लेबर के लिए मैं पैसे नहीं दे रहा था, डिस्काउंट में करा रहा था। संघर्ष के शुरुआती दौर में रणवीर सिंह को बॉलीवुड में काम तो नहीं मिला, लेकिन टेलीविजन पर उन्हें ऑफर मिलने लगे थे। कभी उन्हें चैनल में वीजे बनने का ऑफर मिला, तो कभी उनसे विज्ञापनों में मॉडलिंग करने को कहा गया। लेकिन रणवीर ने तो हीरो बनने की ठान रखी थी, और इसीलिए एक दिन उन्होंने फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की अपनी चलती हुई नौकरी को भी अलविदा कह दिया। बहुत बड़ा गैम्बल लिया था मैंने। फिर 1.5 साल मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर नौकरी की। एक दिन मैंने अपने आप को देखा, आंखें एकदम, मतलब 24 घंटे हमारा काम चलता था यार, बहुत हार्डवर्क हुआ करता था, थैंकलेस हार्डवर्क, और आंखें में वो डार्क सर्कल्स आ गए थे, पेट निकल आया था। मैंने कहा यार इस हालत में तो मैं कभी एक्टर बनूंगा नहीं, बहुत हो गया, अब मेरा फोकस मुझे शिफ्ट करना है, फोकस शिफ्ट करना है। तो मैंने अब एक्टिंग भी अभी 4 साल तक, 2 साल तक की नहीं थी। एक बार वो किस्सा हो गया था यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने 6 के 6 जो थिएटर के कोर्सेज किए थे वो सारे कर डाले मैंने, और 2-3 प्लेज में भी भाग लिया। तो थोड़ी बहुत लास्ट 2 इयर्स यूनिवर्सिटी में एक्टिंग हो गई थी, लेकिन फिर से छूट गई थी क्योंकि 1.5 साल में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। फिर सोचा एक्टिंग के लिए और क्या किया जाए। वेस्टर्न ड्रामा की ट्रेनिंग मिल गई, मैं कुछ देसी, अपना जो देसी एक्टिंग क्लासेस होते हैं वहाँ एनरोल करता हूँ। बॉलीवुड में बतौर सहायक निर्देशक रणवीर सिंह ने करीब 1.5 साल काम किया, लेकिन अपने अभिनय करियर के लिए उन्होंने इस काम को छोड़कर स्टेज का रुख कर लिया था। दरअसल रणवीर के दोस्त शाद अली ने ही उन्हें सलाह दी थी कि फिल्मों में आने से पहले उन्हें कुछ दिन ड्रामा में काम करना चाहिए। शाद की सलाह के बाद रणवीर ने किशोर नमित कपूर के इसी एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया था, जहां उन्होंने अभिनय के नए नए गुरु मंत्र सीखे।
ऐसा माना जाता है कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर शोज अप। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि जब टीचर रेडी होता है तो स्टूडेंट शोज अप, एंड रणवीर शोड अप। पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। आते ही मुझे दूसरे तीसरे दिन समझ आ गया था कि ये मेरा विवेकानंद है। मैं उसे इसी नाम से बुलाता रहा, आज भी इसी नाम से बुलाता हूँ, और इंडस्ट्री में उसने साबित कर दिया कि वो वाकई विवेकानंद है, एम्पावर्ड विवेकानंद। और क्लासेस में शुरू से वो बहुत सीरियस था, बहुत फोकस था। मैं आपसे सच कहूँ तो जो ये शब्द होते हैं से जोश या जुनून और तपस्या और मेहनत, इस सारे शब्द उस पर ख़त्म थे। वहाँ वो बहुत लाउड एक्टिंग कराते थे और बहुत ही मतलब वो फिल्मी एक्टिंग को बढ़ावा देते थे। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो टेस्ट था वो प्रेमाइस और सीन था कि माँ की चिता पर रोना। मतलब इतना फिल्मी सिचुएशन, जॉयदा जी आप ही सोचो, इससे कोई फिल्मी सिचुएशन हो सकता है? माँ की चिता पर बंदा रो रहा है और फिर वो नीचे देखता है और ऊपर जब वो निकलता है तो उसकी आंखों में अंगारे। बस आपने, जब मैंने बोला भी नहीं आपने बोल दिया। तो सबसे फिल्मी सिचुएशंस, सबसे फिल्मी एक्टिंग कराई जाती थी उन क्लास में। मैं सोचता था यार ये कहाँ भेज दिया मुझे शाद भाई ने ट्रेनिंग के लिए। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारी वेस्टर्न ट्रेनिंग हो गई, अब थोड़ी देसी ट्रेनिंग ले लो। मैंने वहाँ से एसएमएस भी किया, शाद भाई ये गलत जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं ये मेरी अच्छी एक्टिंग को ख़राब कर देंगे। तो उन्होंने बोला चल तूने स्टार्ट किया अभी कंप्लीट कर। मैंने कंप्लीट की, वो ख़त्म करके फिर कहा यार ये तो फिल्मी एक्टिंग हो गई, अब थोड़ी हार्डकोर ज़रा सी एक्टिंग हो जाए। तो मैंने सोचा यार थिएटर करना चाहिए। रणवीर के संघर्ष का एक दौर मुंबई के इस मशहूर पृथ्वी थिएटर में भी गुजरा है। ये साल 2010 की बात है, जब रणवीर सिंह का पूरा दिन पृथ्वी थिएटर में ही गुजरता था। वो हर रोज सुबह 8 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाते और रात के 11 बजे तक यहीं जमे रहते थे। दरअसल रणवीर हिंदी ड्रामा में काम करना चाहते थे और इसीलिए दूसरे स्ट्रगलर्स की तरह वो भी यहाँ डेरा जमाए रहते थे। स्टेज के मशहूर एक्टर मकरंद देशपांडे उन दिनों को याद कर बताते हैं कि ऊर्जा से हमेशा भरे रहने वाले रणवीर हर काम के लिए हरदम तैयार रहते थे और उनकी इसी खूबी ने रणवीर को उनकी नजरों में ला दिया था। He wanted to be so much part of the activity that he didn't want to miss out on to giving chai also or getting sandwiches also, rushing to the canteen, placing an order also, coming back with the order also. And he wanted me to say something to him, He wanted me to say that, good, or tu ye kar, tu wo kar. He was an action man. He was not one of those कि मैं बैठ के सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ. He was never like that. So I guess, I think he would remember more than me. But I do remember one thing, that he was a force. At that point in time, I couldn't entertain him that much. I definitely couldn't entertain him because I had something else in mind. और मुझे लगता था कि ये थोड़ा overpowering है आदमी, है ना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करो तो ये कंट्रोल में रहेगा, तब मुझे लगता था। तो मकरंद देशपांडे 2 महीने तक आए नहीं। लोगों ने कहा ये मकरंद देशपांडे का असिस्टेंट है। आप मानेंगी नहीं मैडम, वो होते थे, उनको ऑलरेडी खबर मिल गई थी ऐसा एक बंदा है जो आपसे काम के बारे में बात करना है। वो जैसे ही मुझे देखता था वो भाग जाता था, मतलब मैं जाता था वो चले जाते, भाग जाता था, वो भागता था मेरे से। फिर मैंने वॉचमैन को पूछा कि इन लोग के रिहर्सल्स कहाँ होते हैं। रिहर्सल शुरू होने से पहले 8 बजे सुबह रिहर्सल्स होते थे। उसने बोला वो वहाँ होता है ना मकरंद का रिहर्सल। एक प्ले थी कविता भाग गई, उसके रिहर्सल शुरू हो रहे थे। दिव्या जगदले और निवेदिता भट्टाचार्य और यशपाल शर्मा उसमें एक्टिंग कर रहे थे। तो 8 बजे रिहर्सल शुरू होती थी, 7 साढ़े 7 बजे मैं पहुंच जाता था। मैं कमरा खोलता था, फ़ैन ऑन करता था, झाड़ू करता था, चाय लेके आता था एक्टर्स के लिए, एक्टर्स आते थे उनके लिए कुर्सी लेके आता था। और सब देख रहे हैं यार ये कौन है, कहाँ से आया है, किसने इसको बुलाया है। मकरंद सर मानते थे कि उनके असिस्टेंट ने मुझे बुलाया, असिस्टेंट मानते थे कि मकरंद सर ने बुलाया, यशपाल जी देखते थे होगा कोई नया तो किसी को नहीं पता था ये लड़का यहाँ कर क्या रहा है।
मैं बैठ जाता था, रिहर्सल देखता था, बंदों को अपने उनके साइड एक्टरों को उनके साइड्स देता था, चाय लेके आता था, समोसे लेके आता था, वो जब ख़त्म हो जाता था तो क्लीन करता था, मैं झाड़ू करता था, फ़ैन ऑफ करता था, लाइट ऑफ करता था। मैं बेसिकली उस थिएटर ग्रुप में नौकर। साल 2008 के उस दौर में जब रणवीर पृथ्वी थिएटर के नाटकों में छोटे मोटे रोल कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें 4 फिल्मों में लीड रोल करने के ऑफर भी मिले थे, लेकिन रणवीर ने वो फिल्में सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं थी। एक स्ट्रगलर के लिए ये फैसला बेहद मुश्किल था और ये एक तरह का जुआ था। यही वजह है कि जब उनकी छोड़ी हुई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब खुद रणवीर को भी अपने इस फैसले पर अफसोस होता था, लेकिन संघर्ष की इस अंधी राह पर उन्होंने कभी अपना हौसला पस्त नहीं होने दिया। नहीं बता सकता, वो भी अनफेयर टू द प्रोड्यूसर्स। वो फिल्में बाकायदा बन गई और वो जो आर्टिस्ट हैं और वो आर्टिस्ट जो हैं वो आज भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बैंड बाजा के लेवल का ये स्टार्ट नहीं था। तो ऑडिशंस देता था मैं, ऑडिशंस में मुझे सिलेक्ट भी किया जाता था और किसी वजह से मैं उनको ना कर देता था। वो ना करता था, वो तो तू पागल है, काम है नहीं, यही तो है ना जो जिसके लिए तू ट्राई कर रहा है। तू स्ट्रगलर है, एकदम बाहर से आया है, तेरा क्या चांस है, तेरा 1 in a million चांस है। ये चांस हम तुझे दे रहे हैं और ऐसे नहीं कि 50 लाख की कोई पिक्चर बन रही है। उस टाइम पे 10-15 करोड़ की माउंटिंग वाली फिल्म, प्रॉपर एक मिड बजट फिल्म हम बना रहे हैं, तुझे लीड ले रहे हैं, तुझे चांस दे रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तू ना क्यों कह रहा है, तू पागल है क्या? मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे फीलिंग नहीं आ रही है। और इट कुड हैव बैकफायर्ड। ये 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में मैं ना कह रहा था, हो सकता था उसके बाद मुझे कोई बैंड बाजा टाइप का चांस मिले भी ना। 27-28 साल की उम्र में आई कुड हैव लुक बैक एंड बी किकिंग माई सेल्फ कि वो चांस जब मिल रहा था मुझे ले लेना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन ना कह दिया। और स्ट्रगल किया, असिस्टेंट डायरेक्टर कंटिन्यू किया, एक्टिंग क्लास, देसी एक्टिंग क्लास में कंटिन्यू किया, थिएटर में। मुंबई में पृथ्वी थिएटर में गुजारे उन दिनों में जब फिल्में हाथ से निकल गईं, तब भी रणवीर सिंह स्टेज पर जमे रहे। साथ ही कलाकारों को समोसे खिलाने और चाय पिलाने से लेकर सेट तोड़ने तक का काम भी करते थे। संघर्ष के इस दौर में रणवीर ने पेंटिंग से लेकर बढ़ईगिरी तक का काम किया। रणवीर खुद भी बताते हैं कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर में अभिनय ही नहीं बल्कि जिंदगी के बुनियादी सबक भी सीखे हैं। पृथ्वी थिएटर में और मैंने सारी मजदूरी कर ली थी। मतलब कारपेंटर भी था, पेंटर भी था, लोडर भी था, सेट वाला भी मैं ही था और मैं सब कुछ उस टाइम पर मुझे बहुत ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिला कि दैट वाज माय, मतलब जिसे कहते हैं ना बॉटम ऑफ द लैडर, वो भी किया है। फाइनली मुझे एक्टिंग का पार्ट मिल गया। निवेदिता भट्टाचार्य का मैं असिस्टेंट का एक रोल मिल गया था। तो मुझे एक लाइन मिली थी, मैं जैसे ही स्टेज पे एंटर करता इम्प्रोवाइज करके 4 5 6 7 8 10 15 लाइन बोल देता था। तो मैं खुद फुटेज खा लेता था। तो ये भी किया है। तो एक साइड आर्टिस्ट का एक रोल भी मिल गया था। लेकिन मुझे पता था जैसे ही मैं एंटर करता था ना स्टेज पे, एक एनर्जी बदल जाती थी ऑडियंस की। एक एक्टर का एक हॉस सेंस होता है कि ऑडियंस इमीडिएटली कैसे रिएक्ट कर रही है। तो मुझे पता था उस वक्त पे भी मुझे वैलिडेशन मिला, जैसे कि क्लास में मिलता था, फर्स्ट आता था, मुझे वैलिडेशन मिलता था कि मेरी एक्टिंग अभी भी इफेक्टिव है। पृथ्वी थिएटर में 1 साल 8 महीने गुजारने के बाद रणवीर ने फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। बॉलीवुड में आमतौर पर स्ट्रगलर कलाकार अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, जिसे उनका कॉलिंग कार्ड भी कहा जाता है। दरअसल पोर्टफोलियो किसी कलाकार का बायोडेटा होता है, जिसको देखकर ही कलाकारों को प्रोडक्शन हाउस ऑडिशन देने के लिए बुलाते हैं और ऑडिशन में पास होने के बाद ही किसी कलाकार को फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। वो एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो ले लेते थे। कॉल बैक कभी आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, जिस वक्त पे मैं 2006-2007 में जिस टाइम पर मैं ढूंढ रहा था, एक रिसेशन चल रहा था, मंदी चल रही थी, कोई कम फिल्में बन रही थी, पूरी इंडस्ट्री रिसेशन में थी। तो हमारे घर में ये चल रहा था, बाहर इंडस्ट्री भी ऐसे मार खा रही थी, कोई फिल्में नहीं बना रहा था, खास करके न्यू कमर के साथ तो कोई नहीं बना रहा था। तो उतनी ही फिल्में बन रही थी और वो सारे स्टार्स के साथ बन रही थी। 8 महीने यहाँ वहाँ जाके कोई रेस्टोरेंट में दिख जाता था, अंधेरी वर्सोवा एरिया में,
क्योंकि आपको दिख जाते हैं ना ये, अरे ये तो वो है कि वो उसका डायरेक्टर है, हाँ उसको जाके फिर स्ट्रगलिंग एक्टर्स एक साथ एक दूसरे से बात करते थे, अच्छा तू, हाँ तू वहाँ जा रहा है, अच्छा मेरा भी दे दे, या मैं तेरा भी दे देता हूँ। और ऑडिशंस के लिए जाता था, मुझे पता था ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ये ऐड है, ये छोटा मोटा काम है, ये साइड रोल है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन अपने वैलिडेशन के लिए मैं जाता था। और वो सारी फिल्में बनी हुई हैं बाय द वे। 24 साल के रणवीर सिंह को अपना पोर्टफोलियो भी खुद अपने हाथों से तैयार करना पड़ा, क्योंकि तब उनके पास पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे नहीं थे। रणवीर के पिता जगजीत सिंह भवनानी उनका सपना पूरा करने के लिए अपना मकान और कार तक बेच चुके थे। किसी तरह पोर्टफोलियो तैयार कर रणवीर ने फिल्म प्रोड्यूसर्स के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू किया, लेकिन जब लाख कोशिशों के बावजूद भी बॉलीवुड में एंट्री का कोई चांस नहीं मिला, तो एक बार फिर उनके एक दोस्त अली अब्बास जफर ने उनके लिए राह बनाई। जफर उन दिनों यशराज फिल्म्स में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। अली अब्बास जफर को, वो भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसको मैंने दिया, बोला थोड़ा यशराज में थोड़ा मेरे लिए पुश कर दे। यशराज के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे मित्र अक्षय विधानी साहब, उनको दे दिया, बोला किसी को तो दे दे, कोई डायरेक्टर देख लेगा, फ़ोन कर लेगा, ऑडिशन तो मिल जाएगा। फिर ऑडिशन के बाद, ऑडिशन एक बार मेरे पास मिल जाए, फिर मैं कर लूँगा, बस तू मुझे एक चांस दिला दे, ऑडिशन दिला दे। शानू से भी मिला। अब शानू एक ऐसी व्यक्ति थी जो 16 साल की उम्र में उन्होंने मेरा पार्टी में एक डांस करके बोल दिया तेरे में कुछ बात है। उसको उस टाइम पे शानू को भी नहीं पता था वो कास्टिंग में आ जाएगी। तो शानू शर्मा जो अब YRF की कास्टिंग डायरेक्टर है। संघर्ष के उन दिनों में एक दिन अचानक सूरज की पहली किरण रणवीर के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर आई। कास्टिंग डायरेक्टर शानू ने उन्हें SMS करके बताया कि यशराज फिल्म के मशहूर फिल्म निर्देशक आदित्य चोपड़ा उनसे मिलना चाहते हैं। 8 महीने बाद मैं डेट पर था, शानू का फ़ोन आया, उठाया नहीं, 7 बार फ़ोन किया, उसे 7 मिस्ड कॉल्स दिए और मैं उठाया नहीं। फिर एक SMS भेजा, मैंने पढ़ लेता हूँ क्या चाहिए इसको, और SMS मैंने खोला, उसमें दो वर्ड्स थे, आदित्य चोपड़ा। और मैं हाथ से मतलब मैं यकीन नहीं, मेरा हेलो 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 क्या क्या आदित्य चोपड़ा क्या क्या। उसने बोला देख मैं डिनर कर रही थी, वो उनके रिश्तेदार हैं, तो मैं डिनर कर रही थी, उन्होंने बाय द वे मुझे बता दिया था कि एक फिल्म बना रहे, एक नए लड़के की खोज है उन्हें। मैंने कहा सच, मतलब यशराज तो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है। मैंने बोला नहीं, पहली बार वो एक नया फेस लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके YRF इन हाउस कास्टिंग डिवीज़न में जाकर ऑडिशन दें। मैं गया, मुझे पता था ये ही वो मौका है जो मैं ढूंढ रहा हूँ, ये ही वो ऑडिशन है जो मैं ढूंढ रहा था। यशराज का एक लीड रोल, बहुत बड़ा मौका था। मुझे पता था भैया ये कर लिया ना तो हो गई मेरी एंट्री। साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म बैंड बाजा बारात से रणवीर सिंह को बॉलीवुड में ब्रेक मिला था, लेकिन ब्रेक का यह पहला मौका अगर रणवीर गवा देते तो शायद आज इस मुकाम पर ना होते, क्योंकि रणवीर तब एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जबकि उनके सामने लीड रोल कर रही अनुष्का शर्मा शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी जैसी हिट फिल्म दे चुकी थी। ऑडिशन मैंने अनुष्का के साथ किया था, लेकिन पहले ऑडिशन के बाद मैं हर ऑडिशन में मैं और ख़राब काम कर रहा था, और ख़राब। नर्वसनेस थी। यशराज में मतलब इतने बड़े सेटअप में आ गया था, पहला ऑडिशन तो कर लिया, उसके बाद मैं ठीक नहीं कर रहा था। एक दिन मनीष ने मुझे YRF बुलाया, कहा बैठ, कोई तुझे मिलना चाहता है, और अंदर आए पहले आदित्य चोपड़ा, तो ऐसे हो गया था। फिर उन्होंने कहा तू क्या कर रहा है यार, बैठे। हाँ बॉस, तू क्या कर रहा है यार, इतना बढ़िया फर्स्ट ऑडिशन दिया तूने, उसके बाद तू मतलब ख़राब काम कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, ये पिक्चर है तेरे लिए ही बनी है, लेकिन तेरे को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं, कैमरा टेस्ट करेंगे, अगर तू वो कर पाया, तू ऐसा सोच तू वर्ल्ड कप की पेनल्टी ले रहा है, तूने मार दिया तो तेरे हाथ में वर्ल्ड कप होगा, और अगर तूने नहीं किया तो तू जा भाई घर, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ तेरे लिए इसके आगे। तो 2 हफ्ते बाद मुझे एक ऐसा लास्ट चांस मिला था, वो कैमरा टेस्ट मैंने ठीक से कर लिया, उन्होंने बड़े पर्दे पर देखा, कहा ठीक है इस लड़के में पोटेंशियल है, कट टू मुझे बुलाया ऑडिशन एक मीटिंग के लिए। 4 वो बेफिक्रे की जब मैंने अनाउंसमेंट की थी, वो छोटा सा वीडियो पूरा नरेशन दिया मैं कि वो कैसे हुआ, उन्होंने मुझे बोल दिया कि
आपने जो पहला ऑडिशन दिया, मैंने लाइफ में ऐसे किसी का पहला ऑडिशन नहीं देखा है। मैं वहीं के वहीं कन्विंस था कि आप में वो बात है। आप में मैं 25, 30, 35 साल का करियर देखता हूँ, आप में जितना पोटेंशियल है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज के दिन बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर याद रखना। बहुत ही बड़ी सीख दी उन्होंने मुझे। जैसे कि मैंने कहा, मैं बाहर आया, रोने लगा, मम्मी को फ़ोन किया, शानू को फ़ोन किया, और मुझे कास्ट किया गया था बैंड बाजा बारात में। बैंड बाजा बारात सुपर हिट रही। इसके बाद रणवीर की लेडीज वर्सेस रिकी बहल, लुटेरा, गोलियों की रासलीला, रामलीला और गुंडे जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और वो फिल्मी पर्दे पर बाजीराव का अवतार भी ले चुके हैं। फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर के अभिनय को न सिर्फ सराहा गया है, बल्कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार शाहरुख के दिलवाले को कांटे की टक्कर भी दी है और इसीलिए रणवीर सिंह माने जा रहे हैं अगले दौर के सुपरस्टार। रणवीर एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और पहले फिल्म से ही मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी व्हेन आई सॉ हिज परफॉर्मेंस इन बैंड बाजा बारात। मुझे लगा कि वो दिल्ली का ही लड़का है, क्योंकि तब मैं उनको जानती नहीं थी। सो व्हेन आई सॉ हिज वर्क, मुझे लगा कि यार ये दिल्ली का लड़का है। एंड देन आई रिमेंबर व्हेन आई मेट हिम सोशली मुंबई में, जब मैं पहली बार उनको मिली तो मुझे लगा कि अच्छा ये भी मेरे जैसे ही, जैसे मैं बैंगलोर से आई थी, मुझे लगा अच्छा ये भी दिल्ली से आया होगा। तो मैं पूछ लेती हूँ, हैव यू फाउंड अ हाउस, रेंटेड, पीजी, हाउ आर यू, यू नो, हाउ आर यू मैनेजिंग विदाउट योर पेरेंट्स? सो ही सेड नहीं, मैं तो मुंबई का ही हूँ और मैं बांद्रा में रहता हूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड बिकॉज एज एन ऑडियंस उन्होंने मुझे इतना कन्विंस किया कि वो एक दिल्ली का लड़का है। एंड आई थिंक फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव बीन अ ह्यूज फैन। और मैं हमेशा रणवीर से कहती हूँ कि आज के जो करंट जनरेशन के जो एक्टर्स हैं, ही इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द करंट जनरेशन।